नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मिशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर से हम हाजिर हुए हैं आपके सामने वही संवैधानिक विकास की श्रृंखला में 1813 का चार्टर एक्ट। और आज ही हम 1813 का, 1833 का मित्रों, 1858 का, ये सारे तीनों चार्टर एक्ट अधिनियम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मित्रों, वो है 1813 का चार्टर एक्ट, यानी कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक एक्ट है मित्रों। और इसके तहत देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मित्रों देखो, अगर हम बात करते हैं 1784 का जो एक्ट हमने पढ़ा था, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को दो काम दिए गए थे, दो भागों में उनके कार्य को बांटा था। एक तो बांटा था मित्रों व्यापारिक और एक राजनीतिक। तो जो व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का था मित्रों, जो 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसके तहत कंपनी का जो भी भारत में व्यापार पर एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। केवल और केवल चीन के साथ चाय का व्यापार वो बना रहा मित्रों। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का इस एक्ट के तहत क्या हुआ है, देखो भारत में एक अधिकार की क्या हो गई मित्रों, समाप्ति। और केवल अगर हम बात करें चीन के साथ, तो चीन के साथ उसका व्यापारिक एकाधिकार बना रहा है। ठीक है मित्रों, इससे आगे हम ये देखेंगे कि चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार है, ये भी मित्रों 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, उसके तहत ये भी इसका समाप्त हो जाएगा। आगे देखिए, देखो ईसाई मिशनरी, ईसाई मिशनरी देखिए, यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है कि भाई जो ईसाई मिशनरीज थे वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। ठीक है, तो उसके लिए इनको छूट प्रदान की गई और भारत में धर्म प्रचार करने की और व्यापार करने की दोनों ही छूट ईसाई मिशनरीज को मिली थी। दूसरी बात, यूरोप के जितने भी लोग थे उनको व्यापार करने की भी छूट इस एक्ट के तहत प्रदान की गई थी। तीसरी बात अगर हम करते हैं तो देखिए मित्रों, कंपनी के प्रति, कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या करेगी, प्रति वर्ष भारत में 1,00,000 रुपए किस पर खर्च करेगी मित्रों, एजुकेशन पर खर्च करेगी। यानी 1,00,000 रुपए भारत में किस पर खर्च किए जाएंगे, एजुकेशन पर। तो ये भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक थोड़ा सा एक प्रतिबंधित मामला हो सकता था। और देखिए मित्रों, चलते हैं आगे हम। अगला जो एक्ट है वो है आपके सामने 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है मित्रों, अब इसके तहत क्या होगा, जो चीन के साथ चीनी का जो व्यापार था ना मित्रों, चीन के साथ, सॉरी चीनी गलत है मित्रों, चाय था। चीन के साथ जो चाय का व्यापार कंपनी का था मित्रों, वो भी 1833 का जो एक्ट है मित्रों, इसके तहत क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। यानी कि अगर हम ये कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से व्यापारिक एक अधिकार भारत में अब समाप्त हो चुका था। जो चीन के साथ चाय का व्यापार था वो भी एक तरीके से समाप्त हो चुका था। आगे देखिए, हमने देखा कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था मित्रों, उसमें बंगाल, बिहार और बंगाल, बम्बई और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उसमें विधि बनाने का जो कार्य था बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, तो उस समय वो बंगाल का गवर्नर जनरल था। परंतु अगर हम इस एक्ट की बात करते हैं तो इसके तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था मित्रों, उसे ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है मित्रों कि संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर को बना दिया, तो हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो हमने आपको बताया मित्रों, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब 1833 का जो चार्टर एक्ट है मित्रों, यहाँ जब बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल अगर बना दिया है, तो एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो अगर हम बात करें मित्रों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की, तो वो है मित्रों लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है मित्रों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जबकि आपसे ये पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो होगा वारेन हेस्टिंग्स। मगर आपसे ये पूछा जाए कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, तो वहाँ आपको आंसर होगा मित्रों लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है मित्रों, ठीक है, आगे बात करते हैं इसी एक्ट के। देखो, कानून बनाने का जो अधिकार है मित्रों, वो किसके पास था, गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय परिषद के पास। तो अब संपूर्ण भारत में कानून बनाने का अधिकार किसके पास आ गया है मित्रों, भारत के गवर्नर जनरल और 4 सदस्यीय परिषद के पास। इसी प्रकार देखो, लॉर्ड मेकाले को,
प्रथम विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। यानी कि अगर देखा जाए तो लॉर्ड मेकाले जो थे, उनको भारत की जो परिषद थी, ये जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, इसमें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अगर हम ये बात करें कि लॉर्ड मेकाले प्रथम विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। और इसी एक्ट के तहत अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो 1843 में जो दास प्रथा भारत में थी, यानी कि वहां पर मानव का दुर्व्यापार जो किया जाता था, दासों को खरीदा और बेचा जाता था, वो दास प्रथा जो थी मित्रों, इसी एक्ट के तहत अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दी गई। तो ये तरीके से अगर देखा जाए तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि एक तरीके की कुप्रथा भारत में थी मित्रों। चलिए आगे अगला जो एक्ट है उसके बारे में, और वो है मित्रों 1853 का चार्टर अधिनियम। और ये चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में एक अंतिम चार्टर एक्ट है मित्रों। देखिए, ये चार्टर एक्ट की श्रृंखला में अगर हम बात करें तो अंतिम चार्टर एक्ट है, क्या है मित्रों? अंतिम चार्टर एक्ट था ये। पहली बार देखिए, इस एक्ट के तहत क्या किया गया? विधान परिषद का केंद्र में गठन किया गया। किसका मित्रों? विधान परिषद का केंद्र में गठन किया गया, और जिसका नाम क्या रखा गया मित्रों? भारतीय विधान परिषद रखा गया। क्या रखा गया? भारतीय विधान परिषद। और सदस्य संख्या डिसाइड की गई मित्रों, कितनी? 12। कितनी की गई? 12। आगे मित्रों, जहां आगे जो अगला जो एक्ट पढ़ेंगे उसमें इसकी जो सदस्य संख्या है वो न्यूनतम 10 कर दी जाएगी और अधिकतम 16 कर दी जाएगी। पर फिलहाल में इस एक्ट के तहत अगर देखें तो इसकी सदस्य संख्या कितनी डिसाइड की गई? 12। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसका प्रश्न जो हमारे सामने है मित्रों, वो ये हो सकता है कि जो सिविल सेवकों की जो भर्ती की जाती थी, तो वो प्रावधान किस एक्ट के तहत लाया गया? तो खुली प्रतियोगिता। देखिए, तो ये जो देखो, सिविल सेवकों की अगर भर्ती की बात करें तो सिविल सेवकों की भर्ती हेतु चयन के लिए मित्रों खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था किस एक्ट के तहत की गई है? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु। इससे पहले सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन एग्जाम की व्यवस्था नहीं थी मित्रों। चलिए आगे बात करते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है वो है 1858 का भारत शासन अधिनियम। और यहाँ से देखिए मित्रों अगर बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो जाता है समाप्त। क्या हो जाता है? समाप्त। और जो शासन है भारत का वो किसके अंडर में आ जाता है? ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ जाता है। और ये चलता है मित्रों 1858 से 1947। तो यहाँ देखिए, इस एक्ट के कुछ प्रावधान है, उसकी बात करें तो ये देखा जाए तो भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम इस एक्ट को कहा जाता है। इसी के तहत देखो, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ है पूरी तरह से। अगर देखा जाए भाई देखो, इससे पहले के जो एक्ट थे उनमें अपन ने केवल व्यापारिक जो एकाधिकार था उसका समापन किया है। 1833 में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो भारत में जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त किया गया था, जबकि राजनीतिक जो व्यवस्था थी उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। परंतु अब यहाँ पर देखिए, राजनीतिक जो व्यवस्था है उससे भी कंपनी के शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, और वो एक्ट है मित्रों 1858 का एक्ट। तो देखिए यहाँ पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या कर दिया है मित्रों? समाप्त। अगला देखो, इसी एक्ट के तहत भारत सचिव नाम का एक नया पद सृजित किया गया, और उसकी सहायता के लिए मित्रों 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। अब क्या होगा? लंदन में ही भारत के शासन को रेगुलेट करने के लिए एक अलग से पद बनाया गया मित्रों, जो पद था भारत सचिव का। और भारत सचिव को काम करने के लिए उसके लिए 15 सदस्यीय एक काउंसिल का भी क्या किया गया, यानी कि परिषद का भी गठन किया गया। ठीक है मित्रों। अब यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि भाई जो प्रथम भारत सचिव थे वो कौन थे? उनकी अगर हम बात करें तो प्रथम भारत सचिव बनाए गए थे मित्रों लॉर्ड स्टैनले। ये थोड़ा सा याद रखना है। प्रथम भारत सचिव लंदन में कौन बनाए गए थे? लॉर्ड स्टैनले। अगला देखो, इसके बारे में बात करते हैं तो गवर्नर जनरल का नाम भी क्या कर दिया है मित्रों? बदल दिया है। यानी कि गवर्नर जनरल को अब गवर्नर जनरल नहीं मित्रों, वायसराय कहा जाने लगा। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग। कौन बने थे मित्रों? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो देख लीजिए, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने, जो गुलाम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे।
ठीक है मित्रों, गुलाम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय की अगर बात करें तो वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारतीय शिक्षित वर्ग ने इस अधिनियम को अधिकारों का मेघना काटा। जो भारतीय लोगों का जो शिक्षित वर्ग था, उन्होंने एक तरीके से इसे महान अधिकार पत्र की संज्ञा दी है, अधिकारों के मेघना कार्टा की संज्ञा दी। इसी प्रकार देखिए मित्रों, आगे हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।